हेलो विद्यार्थियों, आज हम हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त रेखीय स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं यदि हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त विकिरण का स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा विश्लेषण किया जाए तो वह स्पष्ट होता है कि उसमें कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य ही उपस्थित होती हैं। ठीक है, इस कारण इस स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है तथा इसमें काली पृष्ठभूमि पर कुछ चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम इस आरेख के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 श्रेणियां दर्शाई गई हैं, लाइमन, बामर और पाश्चन। तो काली पृष्ठभूमि होती है और उस पर चमकीली रेखाएं होती हैं। इस स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में जो मुख्यतः रेखाएं प्राप्त होती है वो 4 रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिनके संगत तरंगदैर्ध्य आपके 656.3 नैनोमीटर, 486.1 नैनोमीटर, 434.1 नैनोमीटर तथा 480.2 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, इन्हें 1885 में जॉन बामर द्वारा प्राप्त किया गया था, अनुमानित रूप से प्राप्त किया गया था। इनके लिए उन्होंने एक सूत्र स्थापित किया था जिसके अनुसार लैम्डा बराबर होता है 340.56 एन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस 4, जहाँ पे एन बराबर आपका 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये क्वांटम संख्या थी। इस श्रेणी को उन्होंने बामर श्रेणी कहा गया। ठीक है, बामर श्रेणी से प्राप्त रेखाओं के निकट बैंगनी क्षेत्र में कुछ रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, कुछ वर्षों के बाद रिडबर्ग ने बामर श्रेणी के सूत्र को सरलतम रूप से प्रस्तुत किया, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता था: 1/लैम्डा बराबर आर 1/2 का वर्ग माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n स्क्वायर 2 से आपका n स्क्वायर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आर रिडबर्ग नियतांक है जिसका मान 1.09737 गुना 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। ये दोनों सूत्र ही बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्यों के लिए सही थे, किंतु अनुभाविक रूप से स्थापित होने के कारण ये किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं थे। अतः हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उपस्थित विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों की उपस्थिति का कारण सही से ज्ञात नहीं हो सका। ठीक है, बाद में बामर श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों को भी खोजा गया, जिन्हें उनके खोजकर्ता के नाम पर लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी कहा गया। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें केवल कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य ही उपस्थित होती हैं। ठीक है, इन रेखाओं के कारण ही इस स्पेक्ट्रम को हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद बोर सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि और कोई सिद्धांत इसको समझाने में असमर्थ रहा, बोर सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई। ठीक है, बोर परमाणु मॉडल के तृतीय विग्रहित के अनुसार हम देखते हैं यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 या कह लीजिए En2 से किसी निम्न ऊर्जा स्तर En1 में संक्रमण करता है तो हम जानते हैं जो उत्सर्जित विकिरण होता है उसकी ऊर्जा को हम इस तरह से दर्शाएंगे: En2 माइनस En1, ये बराबर होगा h न्यू, और ये बराबर किसके होगा, न्यू के स्थान पर हम ले सकते हैं c अपॉन लैम्डा, यानी कि hc अपॉन लैम्डा के। अब यहाँ पे 1/लैम्डा का हम मान निकालें तो ये आएगा En2 माइनस En1 बटे hc, इसको कह रहे हैं हम समीकरण नंबर 1। बोर सिद्धांत के अनुसार किसी भी ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा का कुल मान दर्शाते हैं En से, व्यंजक रूप में ये होता है माइनस mz स्क्वायर e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। अतः En2 का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस mz स्क्वायर e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर। और En1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस mz स्क्वायर e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर 1/लैम्डा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे mz स्क्वायर e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आपका h की पावर 3c। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा कोष्ट में 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दें तो z स्क्वायर को अगर हम अलग रखें m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h3c, ये सभी कांस्टेंट हैं और इनको हम एक नियतांक r के रूप में लिखते हैं जिसको हम रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। तो 1/लैम्डा बराबर हो जाएगा rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए उनके द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंग रेखाओं के लिए आपका तरंगदैर्ध्य का सूत्र। अगर हम z बराबर 1 ले लें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमें लैम्डा का मान मिल जाएगा 1/लैम्डा, ये बराबर आएगा r
1/n1 माइनस 1/n2, जहाँ पे r ये था me² 8ε0 h⁻³ जिसका मान होता है 1.0973 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, जिसको हम रिडबर्ग नियतांक भी कहते हैं। हम जानते हैं 1/λ इसको दर्शाते हैं न्यू बार से, और ये तरंग संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर तरंग संख्या हाइड्रोजन से अदृश्य आयनों के लिए न्यू बार ये बराबर हो जाएगा RcZ² × 1/n1² माइनस 1/n2, और हाइड्रोजन के लिए न्यू बार ये बराबर आ जाएगा Rc 1/n1² माइनस 1/n2 के। ठीक है, अब इस सूत्र के आधार पर हाइड्रोजन इस परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम में उपस्थित सभी श्रेणियों के लिए हमें सूत्र प्राप्त हुए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम देखते हैं 1/λ बराबर R, सूत्र था 1/n1² माइनस 1/n2 इस पूरे सूत्र से। अगर यहाँ पे n1 बराबर हम 1 लें और n2 बराबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन लें, तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं हम लाइमन श्रेणी। इसी तरह से यदि n1 बराबर 2 लें और n2 बराबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन लें उच्च ऊर्जा स्तर, तो हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। इसी तरह से n1 बराबर 3 लें और n2 बराबर 4, 5, 6 ये लेने पर हमें पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है, और n1 बराबर 4 और n2 बराबर 5, 6, 7 लें तो हमें ब्रैकेट श्रेणी, और n1 बराबर 5 और n2 बराबर 6, 7, 8 लें तो हमें फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित श्रेणियों के लिए रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।